तो जब भारत ने ग्रहण किया उसकी प्रेसिडेंसी, तो एक घोषणा की गई कि एक विशेष समिति बनेगी जिसके प्रोफेसर लॉरेंस समर्स, जो हार्वर्ड के प्रेसिडेंट हैं एमरिटस, और मैं को चेयरमैन होगा। तो सबसे पहली चुनौती ये थी कि क्षमता कैसे बढ़ाया जाए। तो 2 रिपोर्ट जैसा आपने कहा हम लोगों ने दी। तो सब प्रथम अनुशंसा यह थी कि जो वर्तमान क्षमता है 110, केवल 110 बिलियन को, इसको 3 गुना कैसे किया जाए, कम से कम 3 गुना किया जाए, और 110 को बढ़ा करके 390-400 बिलियन डॉलर के प्रति वर्ष। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये अनुमान किया, जो आपका दूसरा प्रश्न था, कि देश की जो अपनी क्षमता है डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, वह बहुत अभी जो आवश्यकता है उसके तुलनात्मक बहुत कम है। उस क्षमता को बढ़ा करके प्रतिवर्ष कैसे उसे 400 बिलियन डॉलर किया जाए, और यह अनुमान लगाया कि इसमें यदि प्राइवेट कैपिटल को हम लोग शामिल करें, जिसमें कि लगभग अभी तक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स ने बहुत शून्य काम किया है, तो इन तीनों को अगर आप जोड़ें तो हम लोगों का अनुमान ये था कि यह अगर हम लोग जोड़ लें कि $3 ट्रिलियन आएगा देश की अपनी क्षमता से, लगभग $500 बिलियन आएगा इन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को पुनर्गठन करने के परिप्रेक्ष्य में, और बाकी प्राइवेट कैपिटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अधीन होगा। तो इसीलिए जो हमारी प्रथम रिपोर्ट थी सचिन साहब, उसे हम लोगों ने ट्रिपल एजेंडा किया। ट्रिपल किस रूप से? ट्रिपल, एक, उनकी क्षमता को ट्रिपल करना। दूसरा, जो लक्ष्य रहा है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का, उनकी शुरू से लक्ष्य रही है कि वो पॉवर्टी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों लक्ष्य थे। इसमें हम लोगों ने कहा कि पॉवर्टी का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के तुलनात्मक इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई हैं, जो डिस्पैरिटीज़ थी वो बढ़ती जा रही हैं। तो ये हुआ, उसमें हम लोगों ने एक जोड़ा पेंडेमिक, फ्रेजिलिटी और क्लाइमेट। तो ये ट्रिपल हो गया, 2 और क्लाइमेट। और तीसरा हम लोगों ने ट्रिपल मैकेनिज्म, जो अभी तक रहा है उनकी मैकेनिज्म 2 रही है। एक, जिन्हें लोग कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जो नॉर्मल वो ऋण देते हैं। दूसरा, जो कुछ लोग ऐसे जो राज्य हैं, देश हैं, जिनमें क्षमता की बहुत कमी है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ आप कह लीजिए, जिन्हें एक कंसेशनल फाइनेंस के रूप से हम लोग देते हैं, और वो कंसेशनल फाइनेंस आइडा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के माध्यम से देते हैं। तो इसीलिए ये ट्रिपल एजेंडा हम लोगों ने कहा। दूसरी रिपोर्ट जिस पे हम लोगों ने फोकस की, वह था, हम लोगों ने परिभाषा बदल के कही कि फर्स्ट बेटर, दूसरा बोल्डर, तीसरा बिगर। मैं इसकी परिभाषा के बारे में 1 मिनट आपको बताऊं। बेटर का अर्थ क्यों? अभी जो समय लगता है किसी भी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, जिस दिन से आप आवेदन दीजिए किसी ऋण के लिए, अनुमान लगाया गया है कि 27 महीने के अंदर वो ऋण आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली तो हम लोगों की ये अनुशंसा थी कि इसको 27 को कैसे काट करके 10 किया जाए। इसके अतिरिक्त जो जिस कंट्री में वो ऋण दे रहे हैं, कम से कम प्रोजेक्ट की पाइपलाइन को ट्रिपल किया जाए, 50% काम उसी कंट्री में हो, तो कंट्री प्लेटफॉर्म्स को कैसे पुनर्गठित कर उन्हें और सक्षम बनाया जाए। तो यह थी कोई बेटर। अब आप आइए बोल्डर। बोल्डर मैंने क्या? बोल्डर मैंने 2 उसके परिभाषा है। एक, जो स्थिति रही है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को भी वही बीमारी लग गई
जो सभी लगभग पब्लिक सेक्टर बैंक्स से जो जिनकी बीमारी रही है, वो क्या, हम इंतज़ार करेंगे जब तक कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा, फिर क्लाइंट आएगा तो उस क्लाइंट का जो प्रस्ताव है उसको बहुत गहराई से देखेंगे, समय बहुत लगे कोई बात नहीं है। और अगर यह मानसिक दृष्टिकोण हो तो फिर ये मानसिक दृष्टिकोण दुर्भाग्यवश जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स सब जगह, यह मानसिक दृष्टिकोण मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के भी सक्षम हो गया। तो कैसे उनको जो प्रोसेसेस प्रोसीजर्स जिसमें वो लिप्त हैं उसमें झटका दे करके उनको उससे निकाला जाए। और ये रही बोल्डर, रिस्क लेना चाहिए। आप रिस्क क्यों नहीं लेंगे? आज जो उनकी आप देखें, जैसे वर्ल्ड बैंक का उदाहरणार्थ, लगभग केवल उनकी, सचिन साहब, कैपिटलाइजेशन केवल 22 बिलियन है। 22 बिलियन के तुलनात्मक वो लगभग 900 बिलियन उन्होंने ऋण दे दिए हैं, 7 गुना उन्होंने लीवरेज किया है। तो अगर वो अपने बैलेंस शीट पे 7 गुना ले सकते हैं तो यही रिस्क अगर वो प्राइवेट कैपिटल के संबंध में लें तो उनकी क्षमता में एक बहुत बड़ी वृद्धि होगी। तो ये हुआ बोल्डर। अंतिम बिगर। बिगर क्यों? 2 परिप्रेक्ष्य आप बिगर को देखें। एक तो आप देखिए कि यदि अपने बैलेंस शीट को वो और ऑप्टिमाइज करें तो लगभग आप समझिए कि अगर 22 बिलियन पे अभी वो 900 बिलियन दे रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपने बैलेंस शीट को के ऊपर अगर और रिस्क लें तो 900 बिलियन के तुलनात्मक 1 ट्रिलियन दें, 1.5 ट्रिलियन दे सकते हैं। अगर कैपिटल लोन रेशियो में हम थोड़ा परिवर्तन करें तो ये बिगर बैंक बनाने के ऊपर एक निश्चित कदम होगा। दूसरा निश्चित कदम, दुर्भाग्यवश स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन्होंने इन बैंकों का सृजन की वो नहीं चाहते हैं कि बैंक में विशेष परिवर्तन हो। वो इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें नए जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अगर उनका छिटका आ गया तो जो हेगेमनी ब्रेटन वुड्स के बाद उन्होंने एंजॉय की है वो थ्रेटन हो जाएगी। लेकिन वो अपनी और ऋण भी नहीं लगाना चाहते हैं। तो आप देखिए दोनों तरफ से उलझे हुए हैं। इस उलझन को कैसे समाप्त किया जाए, इस संबंध में हम लोगों ने कुछ निश्चित प्रस्ताव दिए हैं। तो संक्षिप्त में सचिन जी, 30 प्रस्ताव हम लोगों ने दिए हैं। ये प्रस्ताव वित्त मंत्रियों के परिप्रेक्ष्य में G20 ने प्रथम बार ऐसा हुआ कि भारत के पहल के पूरी G20 की सहमति इन 30 प्रस्ताव के ऊपर है और इसके ऊपर कार्य शुरू हो गया है, निश्चित कदम हो गए हैं। अजय बांगा साहब भी कुछ दिन पहले पिछले महीने आए हुए थे तो उन्होंने मुझसे बताया कि हम लोगों ने आपके 30 जो आपकी अनुशंसा थी उसके ऊपर एक वर्किंग ग्रुप हम लोगों ने कायम कर दी है और कार्य उस पर निश्चित और ठोस कदम से चल रहा है। तो मेरे जानते अगर ये कार्य इसी रूप से चलता रहा तो कुछ वर्षों में यह भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी के संबंध में जो कदम उठाए थे वो एक निश्चित रूप उसे मिल रहा है। आपने अंतिम प्रश्न किया था सचिन जी कि क्या मेरा अनुमान है कि चूंकि प्रेसिडेंसी अब भारत के बदले अब इस साल प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के हाथों में है तो क्या हमारा अनुमान है। मेरे जानते चूंकि इसमें G20 की इसमें सहमति है और एक आप जानते होंगे कि एक ट्रॉइका का प्रिंसिपल है। ट्रॉइका का प्रिंसिपल में है तो भारत, ब्राज़ील और उसके बाद साउथ अफ्रीका का ये ट्रॉइका है और ये एक परंपरा है कि ट्रॉइका मिलजुल करके काम करती है। तो मेरे जानते हम लोगों का भी योगदान और सहमति ब्राज़ील के कार्य में हो रहेगा। यद्यपि उनके जो लक्ष्य हों उसमें थोड़ा परिवर्तन ज़रूर है,
हर एक राज्य, हर एक देश का कुछ न कुछ होता है। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन, ये ब्राज़ील के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो उस कारण कुछ उसमें परिवर्तन, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें जो G20 की सहमति है उसमें बहुत परिवर्तन होने को है। तो मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखूं तो अगले 2 साल में इसमें और वृद्धि आने की जगह। आपको धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया अपने आकार को बताने के लिए। धन्यवाद आदरणीय एन के सिंह जी। आपने अपने 3 सवालों में पूरा जो संसार 2 रिपोर्ट्स का आपने बनाया है, आपने उसको पूरा अच्छे से समझाया, बताया। मुझे लगता है कि 2 बातें अभी भी महत्वपूर्ण हैं। एन के सिंह जी, मैं आपसे ही जारी रखूँगा। पहला मुद्दा ये है कि जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसका आपने अभी विस्तृत में चर्चा करी, 2 बातें ये हैं। सबसे पहली कि जिन 30 रिकमेंडेशंस का 29 रिकमेंडेशन का आपने जिक्र किया, रिपोर्ट के अंदर कई स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी कई जगह पे रिपोर्ट में हैं, जहां जैसा आपने कहा कि उनकी कार्यप्रणाली भी कई जगह पर बदलाव की आवश्यकता है। कई जगह पे रिपोर्ट ने चर्चा नहीं की, लेकिन अगर पर्टिकुलरली फाइनेंशियल टाइम्स के अगर हम कमेंट्री देखें तो उसमें उन्होंने कुछ जियोपॉलिटिक्स की भी चर्चा करी है, जिससे एमडीबी का जो कार्य प्रणाली है वो अभिन्न नहीं रही है, उससे जुड़ी हुई रही है। तो जहाँ एक तरफ हम रिपोर्ट में, मुझे लगता है कल रात को जब मैं दोनों वॉल्यूम देख रहा था तो करीब करीब 140 या 145 जगह पे अलग अलग ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज़ की आपने विस्तृत चर्चा करी है। ये चर्चा और इसमें हमारा जुड़ जाना, जैसा प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि ग्लोबल साउथ के साथ जैसा क्लाइमेट जस्टिस है वैसा फाइनेंशियल जस्टिस की बात होनी चाहिए। एक तरफ तो मुद्दा वो है, दूसरी तरफ ये जियोपॉलिटिक्स है। आपने हल्के से अभी जिक्र किया कि जिन्होंने बनाया वही, जैसा फिजिक्स में प्रिंसिपल एक एडी करंट्स का है, जो बनाता है वही इसको रोकता है। तो ब्रिटन वुड्स का एक है, लेकिन जब साउथ को मौका आया, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मौका आया, तब हमने भी फर्क संस्था नहीं बनी, वो भी वर्ल्ड बैंक की ही तर्ज पे चली।